सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चे, हम क्लास में पढ़ रहे थे आप लोगों का, मैंने बताया था बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बने, फिर वो बन गए भारत के गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, और भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर से क्या, गवर्नर जनरल। क्रम हम कल पढ़ चुके थे। सबके बारे में जो प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है वो मैं आपको नोट करा रहा हूँ। तो ये घटनाएं ऐसी हैं कि हमको ये सिर्फ नोट करनी है और पढ़नी है, क्योंकि इन घटनाओं के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको बता दूंगा करजन के टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ, तो ये आपको याद कर लेना है। बंगाल विभाजन क्या था ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में आपके मैं बताऊंगा। तो ये हम अभी ये कह सकते हैं कि हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं जी अपने। तो जॉन सोर कब से कब तक, देखो कल मैंने कार्नवालिस बनाया। कार्नवालिस की समाधि कहाँ बताई थी, कमेंट सेक्शन में बताओ सभी लोग। कार्नवालिस मैंने सबसे ज़्यादा जाना जाता है 1793 के स्थायी बंदोबस्त के लिए, नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता था, ठीक है। जॉन सोर पर आएंगे भैया। जॉन सोर की अगर बात करता हूं, जॉन सोर के टाइम पे हुआ था आपका खुर्दा का युद्ध। क्या बोलोगे, खुर्दा या खारदा बोलते हैं, खुर्दा का युद्ध। ये खुर्दा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था मराठों और आपका निजाम के बीच में। जीता कौन था इसमें, मराठे जीते थे। कौन विजयी हुआ था इसमें, मराठे इसको जीते थे। तो खुर्दा का युद्ध किसके टाइम पे हुआ, जॉन सोर के टाइम पे हुआ। ए हस्तक्षेप की नीति, ए हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी। देखो हस्तक्षेप क्या होता है, किसी के मामले में हस्तक्षेप यानी कि दखल देना, और ए हस्तक्षेप की नीति का अर्थ था ये इन्होंने मैसूर के प्रति अपनाई थी कि किसी भी राज्य में जो चल रहा है उसमें ये लोग टांग नहीं अड़ाएंगे, है ना। तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर है किसी राज्य के आंतरिक मामलों में अड़ंगा नहीं लगाएंगे, उनके बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इसी को बोलते थे क्या, ए हस्तक्षेप की नीति। तो पूछा जाता है ए हस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर द्वारा, किस गवर्नर जनरल द्वारा भारत में लाएगी, तो क्या बोलोगे, वो कौन है, वो जॉन सोर था। कौन था, जॉन सोर। जॉन सोर के बाद में क्लार्क आया। क्लार्क इंपोर्टेंट नहीं है, क्लार्क को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्लार्क को मत लिखना भैया, मत लिखो। जो कामयाब है महत्वपूर्ण है वो लिखेंगे। वेलेजली, वेलेजली, वेलेजली कब से कब तक आया, 1798 से 1805। जहां जिसका कोई महत्व ही नहीं है उसको क्या लिखना। वेलेजली, बोलो कमेंट सेक्शन में। सभी जानते होंगे कि वेलेजली को किसके लिए जाना जाता है, वेलेजली को जाना जाता है इसकी सहायक संधि के लिए। किसको, सहायक संधि का जन्म, सहायक संधि को अपनाया, सहायक संधि को अपनाया। देखो जब अंग्रेज भारत में आए तो आप जानते हो अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसियों के अच्छे संबंध थे भारत के राजाओं से। अंग्रेजों को फ्रांसीसियों को हराना पड़ा था। तो मतलब अंग्रेजों से पहले देश में कौन एक्टिव था, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों का एक गवर्नर था डुप्ले, जो भारत के राजाओं को यह बताता था कि अंग्रेज ठीक नहीं है, इनसे बचो। तो भारत के जो राजा थे वो कहते थे डुप्ले से कि हम कैसे बचे, बोलते तो सहायक संधि कर लो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सेना हम देंगे, सैनिक हम देंगे। तो पहले इसका जो जनक है, क्या बोलते हैं, जो सहायक संधि है इसका जनक कौन है, सहायक संधि का जनक, इसको शुरू किसने किया था। जनक पूछे तो कभी वेलेजली मत बोलना, तब क्या बोलोगे, डुप्ले। डुप्ले याद है ना, फ्रांसीसी गवर्नर, कब गया था भारत से, बताना वापस कमेंट सेक्शन में। भारत से वापस कब गया था डुप्ले। तो सहायक संधि को अपनाया। क्या बोलता है, अब जब फ्रांसीसी कमजोर हो गए, अंग्रेजों का राज आ गया। अंग्रेजों का राज आया तो वेलेजली ने चाल चली, और वेलेजली ने चाल चली किस चीज के खिलाफ, बोला ये फ्रांसीसी जो है ना ये आपको फिर से करेंगे कंट्रोल। अब अंग्रेज शक्तिशाली थे तो उन्होंने किसका पक्ष लिया, अंग्रेजों का पक्ष लिया। किसका पक्ष लिया, अंग्रेजों का पक्ष लिया। यानी कि उन्होंने अंग्रेजों की ताकत को देखते हुए उनकी सहायक संधि को अपनाया। और सहायक संधि में ये लोग क्या बोलते थे, फ्रांसीसियों के खिलाफ अपनाई गई। क्या बोलते थे सहायक संधि में, इन लोगों का कहना था कि जो सेना रहेगी वो सेना की टुकड़ी रहेगी अंग्रेजों की इनके पास में, लेकिन खर्च कौन देगा, वो राज्य देगा।
और इन्होंने कह दिया जी आपके शासन में हम कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। पर अंग्रेज कहाँ मानते थे, तो उनकी चाल थी उनके प्रशासन में एंटर करने की। तो सहायक संधि से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, तो याद रख लेना सहायक संधि को अपनाया। और सहायक संधि के तहत, सहायक संधि के तहत सबसे पहले सहायक संधि जो की, सबसे पहले सहायक संधि, तो भैया याद रख लेना सबसे पहले सहायक संधि इन्होंने की थी मैसूर से। अंग्रेजों ने मैसूर से 1799 में। तो मैसूर, मैसूर कब शामिल हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, कब इसने मदद ले ली थी कि भाई कोई भी हमारे खिलाफ युद्ध लड़ेगा तो हमारा साथ कौन देंगे, कौन देंगे, अंग्रेज देंगे। और 1799 में वो वर्ष है जब टीपू सुल्तान मर गया था। याद है ना, टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। डू यू रिमेंबर और नॉट? याद होगा बिल्कुल। तो मैसूर के को इन्होंने सबसे पहले सहायक संधि के तहत आश्रय दे दिया। तंजौर तमिलनाडु में, तंजौर को कब भैया, 1799 में। अवध, अवध क्षेत्र को इन्होंने प्रश्रय दिया कि हमारे साथ हम आपकी मदद करेंगे 1801 में। और ये इनको दे रहे थे किस चीज के लिए, कि फ्रांसीसियों के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की ये चाल थी। 1803 सिंधियाओं को मिला लिया इन्होंने 1804 में। यहां पेशवा बाजीराव द्वितीय से कर ली थी इन्होंने संधि। जो सिंधिया थे उनसे 1804 में। और 1804 में ही भैया जयपुर, जोधपुर और भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर को मिला लिया। तो सैनिक रहते थे इनके और खर्चा देते थे राजा। और कहते थे कि अगर तुम इनका वेतन नहीं दे पाए तो तुम्हारे राज्य क्षेत्र का जो एक हिस्सा है वो फिर किसके लिए, उन सैनिकों के लिए, उस बटालियन के लिए। एक अधिकारी भी इन्हीं का रहता था। कंट्रोलिंग बढ़ा रहे थे। बहुत बढ़िया। चलो, बहुत शानदार। गाजीपुर में मकबरा है, बहुत शानदार, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सोनू सर जी। यहां पर राजनीति हो रही है बेटा। मैं एक बात कहूंगा सिर्फ, जो पढ़ाई के अलावा राजनीति की इधर उधर की बातें करेगा वो अपने माँ बाप की असली औलाद नहीं है। अब लिख दो कौन ने लिखता है, अपने ऊपर ये सोचते हुए, क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कि मैं असली औलाद नहीं हूं। असली औलाद हो तो माँ बाप के सपने के लिए पढ़ोगे, सिर्फ फोकस करोगे बोर्ड पर, ना इधर की बात पर, ना लेफ्ट पर, ना राइट पर। एक स्टेटमेंट है मेरा, इसको फॉलो कर सको तो कर लेना, नहीं तो खुद को नकली समझो। आ जाओ। और जो बोले इस बारे में कि जी और बच्चे पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान नहीं है, फिर वो भी अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। आ जाओ भाई, पढ़ो अच्छे से। क्या बोला मैंने? तो सहायक संधि, सहायक संधि किस लिए अपनाई? अंग्रेजों की चाल थी। और किसके द्वारा इसको चलाया गया? वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा? वेलेजली के द्वारा इसको चलाया गया। और खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? ये कहता था मैं बंगाल का शेर हूं, वेलेजली। खुद को बंगाल का शेर कौन बताता था? तो वेलेजली खुद को बंगाल का शेर बताता था। इसके टाइम पर ही भैया याद रख लेना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई है। ये बच्चा अपनी उंगलियों पर रखो इसको। 1798 से 1805 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 10 जुलाई 1800 में। 10 जुलाई 1800 को हुई। लेकिन वेलेजली, वेलेजली किस बात पर भिड़ जाता है? वेलेजली कहता नहीं जी 10 जुलाई नहीं, 10 जुलाई नहीं, इसको 4 मई बोलो। क्या बोला? 4 मई 1800 कर दो इसको। क्यों? क्योंकि 4 मई 1799 को, 4 मई 1799 को क्या बड़ी घटना हुई थी? इस दिन टीपू सुल्तान मारा गया था। टीपू सुल्तान। तो ये अपनी विजय के रूप में टीपू सुल्तान की मौत को और वर्षगांठ को मनाना चाह रहे थे, साथ में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। लेकिन माना नहीं बाद में इसका प्रस्ताव, है ना। और इसकी डेट क्या की गई? 10 जुलाई 1800। ये तो चाहता था जी कोई बात नहीं, लेट करिए, कागजों में 4 मई चढ़ा दो।
ऐसा नहीं करते थे, पीछे बैक डेट में लिख देते हैं उम्र उम्र घटा के। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ठीक है। और याद रख लेना, फोर्ट विलियम कॉलेज में जो हिंदी विभाग था, हिंदी भाषा का विभाग था, हिंदी भाषा विभाग, तो हिंदी भाषा के लिए बड़ा काम किया था, इसीलिए याद करना जरूरी है। जॉन बॉथरिक गिलक्रिस्ट, क्या बोलोगे? जॉन बॉर्थविक गिलक्रिस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी भाषा विभाग के प्रमुख कौन थे? जॉन बॉर्थविक गिलक्रिस्ट, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और ये फोर्ट विलियम कॉलेज को दरअसल में बनाया क्यों गया था? तो जैसे आज आप देखते हो ना, यूपीएससी की परीक्षा होती है, आईएएस बनते हैं लोग, आईपीएस, आईएफएस। तो ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, पहले ही होते थे भैया आईसीएस नाम से, इंडियन सिविल सर्विसेज नाम से। तो आईसीएस परीक्षा में जो लोग चुने जाते थे, आईसीएस परीक्षा में उनको प्रशिक्षण के लिए, आज तो लबसना में होता है ना, लबसना बताओ कहाँ है जहाँ आईएएस ट्रेनिंग होती है? जैसे सरदार पटेल में कहाँ होता है आपका? सरदार पटेल ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है? आईपीएस प्रशिक्षण होता है। ऐसी लबसना, क्या है लबसना बताओ जरा मुझे? आईसीएस प्रशिक्षण के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज में जो लोग चुन जाते थे उनके प्रशिक्षण के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज को। अगला नेक्स्ट लिखो, इसके समय पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। कब से कब तक चला था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध? 1803 से लेकर के 6 तक, इसी के समय हुआ था, ठीक है। चौथा मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, चौथा मैसूर युद्ध, ये हम पढ़ चुके पहले ही दोनों चीजें। चौथा मैसूर युद्ध 1799। जिस बच्चे को इस श्योरिटी से याद है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने की जरूरत किसको है? जो बच्चा भूल जाता है थोड़ा, तो उसका रिवीजन होना जरूरी है। चौथा मैसूर युद्ध 1799। प्रेस पर प्रतिबंध, प्रेस पर प्रतिबंध, प्रेस मतलब जो समाचार पत्र वगैरह आते थे, तो लोग अपने लेख लिखते थे, तो इसने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, जैसे बाद में एक मैं आपको बताऊंगा लिटन आएगा, है ना, वो तो वर्नाकुलर प्लेस एक्ट लेकर के आएगा, बहुत सारे अखबारों को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। लबसना, बहुत बढ़िया। सपना, वो हैदराबाद में आईपीएस के लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लाल बहादुर शास्त्री जी कहाँ है? उत्तराखंड में। लाल बहादुर शास्त्री लबसना बोलते हैं, किसके लिए? आईएएस ट्रेनिंग के लिए। आज बहुत शानदार। चलो भाई, ये क्लियर है? थम्स अप करके बताओ वेलेजली के बारे में। सीवी शर्मा जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलो, क्या बोलेंगे इसमें? सहायक संधि। सहायक संधि में मैंने आपको बता दिया भैया, क्या बोला मैंने कि सबसे पहले किसको मिलाया? मैसूर को। सॉरी, मैं एक चीज मिस कर गया उधर। सबसे पहले सहायक संधि मैं मैसूर से शुरू कर दिया, रियली सॉरी। 1799 नहीं, 1798 से, इसका कार्यकाल 1798 शुरू हुआ ना, तो 1798 में सबसे पहले, सॉरी 1798 में सबसे पहले भैया हैदराबाद के निजाम को मिलाया था। हैदराबाद के निजाम से हुई थी, हैदराबाद के निजाम से। ये पॉइंट में मिस कर गए हैं। सबसे पहले सहायक संधि जो हुई 1798 में हैदराबाद के निजाम से, उसके बाद में मैसूर 1799, ठीक है, रियली सॉरी। एक बच्चे के कमेंट पे ध्यान दिया मैंने, तब पता चला है मुझे को। बहुत बढ़िया, कमेंट का फायदा होता नहीं, अभी यही पहुंच जाता और तुम शोर मचा देते फिर, है मचाना भी चाहिए। तो सबसे पहले हैदराबाद से, फिर मैसूर 1799। चलो भाई, ठीक है भैया। एक कह रहा गुरु जी पंडित नेहरू के बारे में बताओ। बेटा नेहरू जी आन तो दो पहले, है नेहरू जी के बारे में आप रिसर्च करो ना, आप स्टूडेंट है। आज तो यार इतना अच्छा टाइम है, यूट्यूब है, हजारों वीडियोस होंगी,
टाइम निकालो और पढ़ो। अच्छा, सब कुछ मुझे बताने के लिए तुम्हें 2 साल क्लास लेनी पड़ेंगी, है ना। चलो, तो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, यहां तक की बात में कोई दिक्कत किसी को। कार्नवालिस आता है फिर से, मैंने बताया था ना, कार्नवालिस एक बार तो 1786 से 93 तक था, और कार्नवालिस फिर 1805 में आया था। ठीक है, कार्नवालिस के बाद में फिर आया था एक बार्लो। कौन आया था? बार्लो, 1805 से 7 तक। इसके बाद में फिर आया था मिंटो प्रथम। मिंटो प्रथम 1807 से 13 तक। कोई उपलब्धियां नहीं ऐसी विशेष जो आप पढ़ें। 1807 से 13 तक। फिर आया था हेस्टिंग्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हेस्टिंग्स, एक तो हमने पहले हेस्टिंग्स पढ़ा जो 72 से 85 तक मैंने पढ़ाया था, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये है मर्किवस हेस्टिंग्स। क्या बोलोगे? मर्किवस हेस्टिंग्स, 1813 से 23 तक। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हुए इसके समय पर। वॉरेन हेस्टिंग्स याद है, 1772 से 85, जिसके समय पर रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके समय पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये कौन है? ये मर्किवस हेस्टिंग्स, 1813 से 23 तक। ठीक है, इसके समय पर क्या होता है? संगोली संधि। संगोली संधि कब की? 1816 की। संगोली संधि क्या है? जैसे कि अंग्रेजों ने भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों के ऊपर भी अपना कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो ये लोग गए थे नेपाल आक्रमण के लिए। तो भारत, ये क्या बोलेंगे? भारत नहीं, आंगल, अंग्रेज गए थे। तो जो आंगल अंग्रेज आंगल नेपाल युद्ध हुआ था पहला, वो हुआ था 1800, सॉरी, आंगल नेपाल युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1814 से 16। और ये युद्ध जब खत्म हो गया तो नेपाल के राजा से की थी इन्होंने, नेपाल के राजा से हुई थी संगोली की संधि। संगोली की संधि किसके साथ हुई थी? नेपाल के राजा के साथ। कब? 1816 में। पिंडारियों का दमन किसने किया था? पिंडारियों का दमन। अब ये पिंडारी कौन है? ये थे भैया लुटेरे, खच्चर पर सवार। जब मराठाओं ने बहुत सारे अभियान किए तो मराठाओं के साथ कौन चलते थे? पिंडारी चलते थे। और पिंडारियों को लूट का बड़ा हिस्सा मिलता था। इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था, ये बस युद्ध में जाते थे तो लूटपाट में अपना हिस्सा इनका तय रहता था, पिंडारी। तो पिंडारियों को फाइनली, जैसे ये सबसे ज़्यादा तो मराठों की तरफ से ही लड़े, मराठों के साथ लड़े, तो ये पिंडारी जब अंग्रेजों के लिए घातक बने तो पिंडारियों का दमन एक बड़ी सेना लेकर के किसने किया था? मर्किवस हेस्टिंग्स ने किया था। और पिंडारियों का जो नेता थे, याद रख लेना, पिंडारियों के नेता कौन थे? प्रमुख कौन थे? पिंडारियों के नेता जाने जाते हैं किसको? जिसने संधि की थी। एक तो आपका अमीर खां हो गया। जब पिंडारियों का दमन हो गया था तो अमीर खां ने बोला था ठीक है जी, मैं आपके साथ ही हूं। और अमीर खां को इन्होंने वहां आपका टोंक में नवाब भी बनाया था। पिंडारियों का नेता अमीर खां, और एक था चीतू। चीतू ये मारा गया था, चीतू भाग गया था। तो संधि के टाइम पर चीतू भाग गया, कहते हैं जंगल में भाग गया तो वहां शेर खा गया था इसको, चीतू को। पिंडारियों का दमन किया। ठीक है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1822। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1822। इसमें क्या कहा गया था? काश्तकारी अधिनियम में इसमें कहा गया था कि जो किसान है, जिनको जमीन दी हुई है, राजस्व वो देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो जमीन के मालिक वो किसान ही रहेंगे। और किराया भी आगे कुछ समय के लिए तय करके भी किराया भी नहीं बढ़ाया जाएगा, किराया नहीं बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं टेनेंसी एक्ट।
क्या बोलते हैं, टेनेंसी एक्ट इसी को कहा जाता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात आती है, 1820 मर्किवस हेस्टिंग्स का टाइम है। 1820 में जो मद्रास है, मद्रास का गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था थॉमस मुनरो। बोलो, थॉमस मुनरो। 1820 में मद्रास का गवर्नर कौन था, थॉमस मुनरो था, ठीक है। अब ये मुनरो ने क्या कर दिया, मुनरो ने, याद रख लेना, इसी के समय मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया, ठीक है। कोई दिक्कत, लिखो आराम से, यहां तक कोई दिक्कत भैया? चीतू, आज प्रश्न रखा है मैंने आपका जीएस के प्रैक्टिस सेट में, चीतू से। बहुत अच्छा प्रश्न है, जीएस का प्रैक्टिस सेट आप हमेशा करते रहो, यूट्यूब पर 3 बजे जो होता है ना। चीतू, चीतू कहां से, बलिया से चीतू। चलो, यहां तक कोई दिक्कत? 1820 में मद्रास का गवर्नर कौन था, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था दरअसल में थी क्या, समझो। देखो, जो जमींदार थे और ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स लेती थी, कर लेती थी, मालगुजारी इकट्ठा करती थी, तो जमींदार पहुंचाते थे उनके पास, वो जमींदार इकट्ठा कर देते थे, ये जमींदार यहाँ क्षेत्र के लिए ये देगा, यहाँ से ये देगा, है ना। तो दरअसल में वो जमींदार भी बड़ी नालायकी करते थे, बीच में कुछ पैसे खा जाते थे वो लोग, तो कहते हैं मतलब अंत तक पूरा पैसा नहीं पहुंचता था। तो इसने, थॉमस मुनरो ने क्या किया, इसने मद्रास में ये प्रणाली ही खत्म कर दी। इसने बोला किसान जो है ना, अपना वो जमीन का मालिक रहेगा सीधे सीधे, और सीधे सीधे टैक्स किसको देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। और इसी में उन्होंने लेकर के आए थे सूर्यास्त का सिद्धांत। बोलो सारे बच्चे, कौन सा सिद्धांत, सूर्यास्त का सिद्धांत। 1/3 था, भूमि के आधार पर टैक्स पहुंचाना है, और जो उसकी तिथि रहती थी, सूर्यास्त तक नहीं आया तो जमीन को जब्त कर लेते थे वो लोग। तो बड़ी मतलब कड़ाई से इसको उन्होंने लागू किया कि भाई सूर्यास्त होने तक आपको ये पहुंचाना होगा निश्चित तिथि पे। सूर्यास्त का सिद्धांत किसमें है, ये सूर्य का सिद्धांत, इसमें क्या लिया जाता था, 1/3 उत्पादन का 1/3 लिया जाता था। सॉरी, उत्पादन का नहीं, भूमि के आधार पर 1/3 तय कर लेते थे, पैदा हो या ना हो। ओके, बहुत बढ़िया चित्तू पांडे बलिया से, बहुत गजब। चलो, यहां तक कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। क्या बोला, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1822 में, ये कहां, बंगाल में आया था। 1818 में पेशवा पद खत्म, पेशवा पद खत्म। कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने आपको बताया था तीसरे युद्ध के बाद खत्म कर दिया गया था। तो अंतिम जो इस समय 1818 में अंतिम पेशवा था वो कौन था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध इसी के टाइम पे हुआ था, इसी के बाद खत्म किया गया था मराठा युद्ध। 1817 से 18 हुआ, ठीक है। हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज बंगाल में बना था, ये मैं बंगाल सुधार में भी बताऊंगा, राजा राम मोहन राय जब आपको पढ़ाऊंगा। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर ने की, डेविड हेयर ने की, इसकी हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है। अब क्या होता है, मर्किवस हेस्टिंग्स 1823 तक रहा भैया, 1823 तक। 1823 से आया था एमहर्स्ट,
सॉरी, 1823 से 1828 तक इसके समय पर हुआ था प्रथम, अब अंग्रेज पहुंच गए थे बर्मा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में लड़ा गया था, जो चला था 26 तक, 1824 से 26। और याद रख लेना इसी के समय, सॉरी, 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह, क्या हुआ था इसके समय? बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। आप कहोगे भैया जी सैनिक विद्रोह तो 1857 में हुआ। नहीं, उससे पहले 1824 में भी हुआ। और ये किसके लिए था? जब समुद्र पार जाने से इनकार कर दिया था सैनिकों ने। जाना कहां था उनको? उनको जाना था बर्मा, रंगून के लिए रवाना होना था। और यहां हम लोग अभिशापित समझते थे समुद्र की यात्रा को, तो सैनिकों ने क्या बोला? समुद्र पार जाने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो 1824 में ये बैरकपुर का सैनिक विद्रोह किसके समय हुआ था? एमहर्स्ट के समय हुआ था। नजर भी मारते रहना, एक बार जो लिख रहे हो ना जिसको, उसे पे ऊपर की तरफ भी नजर मारते रहना कि लिख जो रहे हैं वो क्या क्या लिखते जा रहे हैं हम। सर जी दीपक भाटी सर जल्दी नाराज हो जाते हैं, तो भैया क्यों करते हो? आप ही लोग तो करते होगे। प्यार से पेश आया करो बच्चे, तो क्यों क्यों ही नाराज होंगे कोई? है भाई, बहुत बढ़िया। मृदुल प्रताप सिंह, यादवबू की संधि बहुत शानदार, यहां हुई थी यादवबू की संधि। मोहम्मद अशफाक, मेहनत करिए दोस्त, मेहनत। एम हर्स्ट, इसके बाद में आया था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, और कब से कब तक आया? 1828 से 35 तक। इसके समय के महत्वपूर्ण काम क्या क्या हैं? बार बार नाम लेते हैं, बच्चा बच्चा परिचित है इससे। क्या बोलोगे? सती प्रथा का अंत किसके समय पर हुआ था? सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। कौन है? राजा राम मोहन राय। पढ़ेंगे आप इनके बारे में कि पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ही काम करते थे, 1814 के करीब में छोड़ते हैं वहाँ से काम, और फिर सभा बनाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, हिंदू कॉलेज में भी इन्हीं का योगदान था जो डेविड हेयर ने बनाया। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आगे पढ़ेंगे। सती प्रथा का अंत हो गया भैया 1829 में। यही ठगी प्रथा का अंत हुआ, जो ठगना लोगों को। ठगी प्रथा का अंत, ठगों को खत्म करने के लिए किसने काम किया था? कर्नल सिलीमैन को नियुक्त किया गया था। कर्नल सिलीमैन वो व्यक्ति है को कर्नल सिलीमैन को नियुक्त किया गया था किसके लिए? ठगी प्रथा के अंत के लिए। ठीक है। शिशु वध पर रोक किसने लगाई थी? शिशु वध पर रोक किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम किसने बनाया था? इसने बोला था कि जो शिक्षा का माध्यम होगा वो अंग्रेजी होगी। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। ठीक है। और देखो अंग्रेजी शिक्षा को जब इन्होंने माध्यम बनाया, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जिस व्यक्ति के द्वारा फैलाई गई है उस व्यक्ति का नाम है मैकाले। क्या नाम है? मैकाले। और मैकाले मतलब ऐसे समझो आप, मैकाले भारत पर अंग्रेजी थोप करके गया। मैकाले का वो भाषण जिसमें मैकाले ने ब्रिटिश संसद में ये कहा कि मैं पूरे भारत में घूमा हूं,
और मैं भारतीयों को बहुत अच्छे तरीके से जान चुका हूं। मैंने एक बात महसूस की है कि बड़े निडर, बड़े वीर लोग हैं, लेकिन इनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मतलब कि ये, ऐसे समझो, कहते हैं ना, डिमोटिवेट हो जाना, नर्वस हो जाना, खुद को कमजोर समझना, ऐसे समझने लगते हैं बहुत जल्दी। उन्होंने पूछा कैसे, बहुत जल्दी कैसे? उसने बोला इन पर अंग्रेजी थोप दो, अंग्रेजी थोप दोगे तो ये खुद को कमजोर समझेंगे। जो लोग इनके सामने, ऐसा होता ना, जब कहते हैं कि भाई अंग्रेजी तो मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन हिंदी भाषा से प्यार ही अलग है। कुछ लोग होते हैं कि अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, उनको लगता है सामने वाला जो ये अंग्रेजी बोल रहा है ये बहुत प्रभावशाली है, उसने कुछ बोला, और हम लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि ये जो बात आपने बोली इसको हिंदी में बताओ। नहीं समझ में आया तो उतना कॉन्फिडेंस भी हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाते, ऐसा होता है ना। ये मैकाले की चाल थी कि थोप दो अंग्रेजी को, समझ तो पाएंगे ही नहीं, और खुद को कमजोर और अशिक्षित समझेंगे। हिंदी कितनी अच्छी सही लोगों की, वो खुद को अशिक्षित समझ लेते हैं किसी अंग्रेजी बोलने वाले के सामने, जो कि गलत है। और ऐसा अक्सर होता है। जैसे उसके ऊपर चुटकला नहीं सुनाता मैं तुम्हें, पिछली बार सुनाया था या नहीं? जैसे गांव में एक अंग्रेज था, है, अंग्रेज आए गांव में, और एक था अंग्रेजी बोले के रहे गांव में। जैसे कोई भी निकल के जा रहा था उससे पूछता था, वो पूछे रहा, ए, ऐसा ए ही कहता होएगा, और ज्यादा अंग्रेजी क्या बोलता है, ए मोनू के सन व्हाट आर यू डूइंग। तो ऐसे ही बात करता था वो, तो गांव में रौब चलाता था अंग्रेजी पे। एक दिन अंग्रेज आ गए गांव में, अंग्रेज आ गए तो सब ढूंढ के लेके आए उसको, भाई सतीश लेके आओ, वो बहुत अंग्रेजी बोलता है यहाँ गांव में। सतीश को लेके आए अंग्रेज के सामने। अंग्रेज के सामने लेके आए तो भैया सतीश अपनी कह रहा और अंग्रेज अपनी कह रहे हैं। ना तो सतीश के समझ में कुछ आ रही, ना अंग्रेजों के समझ में सतीश की आ रही कुछ। अंग्रेजों ने एक लात मारी उसके, और सतीश पड़ गया अपने कूड़ी वूड़ी पे जाके साइड में नाली वाली सी में। तो वो पूछने लग गए उससे, जब सब चले गए अंग्रेज घोड़े में, बोल अंग्रेज कह रहे आपस में, यार आज किस कौन पल्ले पड़ गया हमारे। तो सारे पहुंच गए, भाई तेरे लात क्यों मार के गए अंग्रेज। कह रहा, साले जब तू इतनी अच्छी इंग्लिश जानता है तो इस गांव में क्या कर रहा है, ये कह रहे थे अंग्रेज मुझसे। तो ये हालात है। तो यहां देखो, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम किसने बनाया था, ये बेंटिक ने बनाया था। और इसी के समय पर पहला विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन, पहला विधि आयोग, विधि मतलब कानून, पहला विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन, इसी के समय पर विधि आयोग का गठन। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? विधि आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? यह था मैकाले। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब बन गया था। कौन बने थे? सीतलवाड़। अध्यक्ष था इसका मैकाले। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार को भूलोगे तो नहीं, किसको माना जाता है प्रमुख सूत्रधार? वो माना जाता है मैकाले को। यही विधि आयोग है। इसका गठन कब हुआ था? 1834 में। और इसी विधि आयोग की संस्तुति पर, रिपोर्ट पर, हमने दो कानून पाए हैं देश में। एक तो 1860 भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता जो आगे 1860 में आएगी, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, जिसमें बताए गए हैं कि आत्महत्या, सभी अपराधों के लिए कौन सी सजा होती है। आत्महत्या के लिए, हत्या के लिए, है ना, लूट के लिए, चोरी के लिए, अपराधों को इसमें बताया गया है। और इसी का आधार बनी थी हमारी 1973, इसी को आधार मान करके दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको हम बोलते हैं, ये तो आईपीसी हो गया हमारा, सीआरपीसी, बड़े अच्छे सब्जेक्ट हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और बड़ा मजा आता होगा इनमें, अगर कुछ बच्चे यूपीएसआई के होंगे क्लास में तो वो इस बात को जानते होंगे कि हमने इसको मिल करके पढ़ा था बहुत अच्छी तरह से। ऐसा लगता था ना उसमें जैसे कि हम वकील बन रहे हों, जब कानून समझते थे हम उदाहरण दे करके कि यहाँ हत्या हुई तो ये, ऐसा कोर्ट केस सा चलता था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973, देखो लागू तो ये बाद में हुए। सीआरपीसी लागू हुआ 1974 में और वो आईपीसी लागू हुई थी 1862 में, 1862 में। चलो, इसका भाई अरविंद राठौड़ का इसका कोर्स डिसेबल कर दो, ये जो बीजेपी बीजेपी लिख रहा है, कोर्स इसका खत्म कर दो। आंग्ल का मतलब अंग्रेज होता है अरविंद शर्मा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1937 में बर्मा अलग हो गया था भारत से, बहुत शानदार। 1935 के अधिनियम से, ये आप 1935 के अधिनियम में सीखोगे। भारत अखंड भारत था, 4 टुकड़े हुए, पहला अफगानिस्तान 1893, है ना। फिर आपका फिर कौन सा हुआ था, पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश भी तो इसी से टूट गया, 1971 वाला स्वतंत्र हुआ, लेकिन भारत से तो अलग हो गया था 1947 में। और 1937 में बर्मा अलग हो गया था 1935 के अधिनियम से। ये 4 बड़े हिस्से भारत के टूट गए थे। तो क्या बोलोगे, पहले विधि आयोग का गठन हुआ था, ये बात आपको कभी गलत नहीं करनी है। फिर आता है आपका मैटकॉफ, इसके बाद में वेलेजली ने जो रोक लगाई समाचार पत्रों पर, उस रोक को किसने खत्म किया था। मैटकॉफ एक ही वर्ष के लिए आया था, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ये ऐसे लिख लो, प्रेस पर, ये लिख लो कोई दिक्कत नहीं, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। मुक्ति दी थी इसने, जो मुक्ति रोक किसने लगा ली थी, वो रोक लगाई थी आपकी किसने भैया, बोलोगे एक बार। वेलेजली ने उस रोक को लगाया था। छोटा लिख रहा है वो समझ में नहीं आया, बच्चे बोल तो रहा हूं मैं, है। अब भाई तुम नर्सरी के बच्चे थोड़ी हो, बोल तो रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा अध्यक्ष तो समझ जाओ यार। छोटा लिख जा, ज्यादा छोटा लिखा है क्या, बताओ एक बार। बहुत बढ़िया। लाइव नंबर कितना है सर, कितने बच्चे देख रहे हैं, 5300 बच्चे देख रहे हैं। जूली मिश्रा जी मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा। मैटकॉफ, ठीक है, यहां तक की बात में कोई दिक्कत। 1835 से 36, फिर आया ऑकलैंड। ऑकलैंड की मैंने बताया था, इसकी उपलब्धि यही है बस कि इसने, ये था आपका 36 से लेकर के 42 तक, 1836 से 42। इसने जो सड़क ए आजम थी ना, सड़क ए आजम किसने बनवाई थी, फटाफट बताओ। सड़क ए आजम को सड़क ए आजम को जीटी रोड नाम दिया। किसने दिया था, ऑकलैंड ने दिया था। ऑकलैंड के बाद में आया था भैया एलन ब्रो। ब्रो, इसने बोला सब ब्रो हैं, कोई किसी का नौकर नहीं है, ब्रो सब भाई हैं। 1842 से 46 क्या किया था इसने, दास प्रथा को खत्म किया था। क्या किया था, दास प्रथा को खत्म किया था। ब्रो बोल दिया इसने, बोला कोई दास नहीं है, सब ब्रो हैं। दास प्रथा का खत्म 1843 में ही इसके लिए एक्ट आया था। 1843 के अधिनियम द्वारा, उसी अधिनियम की प्रचलित धारा थी 5, जिसमें कहा गया था कि अब कोई भी दास प्रथा को चलाते हुए नहीं पाया जाना चाहिए, दास प्रथा अब नहीं चलेगी। इसके बाद में आया हार्डिंग। कौन आया, हार्डिंग। एक हार्डिंग बाद में भी आएगा भैया, ये हार्डिंग प्रथम लिखना है, इसीलिए इसको, जब दिल्ली राजधानी बनेगी तब आएगा एक हार्डिंग प्रथम। इसके समय पर क्या हुआ, नरबली को खत्म कर दिया गया। पहले क्या होता था, हम लोग पवित्र कार्य के लिए लोगों की गर्दन काट दी, किसी का, किसी ने किसी बच्चे की गर्दन काट करके दे दिया कि भाई तरक्की होगी, बीमारी जाएंगी, तो नरबली बड़ी प्रचलित थी, तो नरबली को खत्म कर दिया गया था। और उस समय संपूर्ण भारत में तो प्रचलित नहीं थी ये जो प्रचलन था इसका, नरबली को खत्म किया। कहाँ थी ये नरबली, खोंड जनजाति में। किसमें, खोंड जनजाति में प्रचलित थी उस समय।
जिसके लिए ये आदेश दिए गए थे। ठीक है। इसके समय ही हुआ प्रथम आंगल, आंगल मतलब अंग्रेज सिखों से भिड़े, प्रथम आंगल सिख युद्ध, प्रथम आंगल सिख युद्ध 1845 से 46। देखो अंग्रेज बड़े चालू थे, ये देख लेते ना मजबूत शासक है, इनको बहुत मारेगा तो उससे बचते थे, है ना। और रंजीत सिंह थे पंजाब में राजा, तो बड़ी मजबूत सेना रंजीत सिंह की थी, एशिया की बड़ी सेनाओं में नाम आता था। तो उनकी मृत्यु तक चुपचाप रहे अंग्रेज। जैसे ही वे मृत्यु हुए और उनके उत्तराधिकार की लड़ाई में, क्योंकि उनके बाद वाले शासक जो थे वो अयोग्य थे, तो इनको मौका मिला। तो यहाँ हार्डिंग प्रथम के समय पर इन्होंने प्रथम आंगल सिख युद्ध लड़ा था 45 से 46 में। ठीक है। और यही 46 में हुई थी लाहौर की संधि, लाहौर की संधि। ठीक है भाई, यहां तक की बात में भैया किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत थी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, इसका ये बहुत अच्छा बताया एक बच्चे ने, क्या नाम है, रविवार की छुट्टी। एलन ब्रो के टाइम पे ही रविवार की छुट्टी 1843 से। बहुत अच्छा लिखा है प्रदीप कुमार जी, बहुत शानदार, बहुत गजब। कोई दिक्कत? ये क्या लिख रहे हैं, ओमवीर जी को पकड़ो, ओमवीर गुप्ता जी को ब्लॉक करो। और भी है कोई? शैतान बच्चों को देखते रह करो यार, शैतान बच्चा बड़ा खतरनाक होता है, ये अच्छे बच्चे की पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है। शैतान बच्चे का तो इंतजाम बांध दे करो टाइम से पहले, बगैर सोचे, सोचना ही नहीं है कुछ भी, है। क्यों भाई, गलत गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक है सचिन यादव जी, बहुत गजब। नरबली क्या है? जुगनू शर्मा जी सुनो मेरी बात, क्या बताई थी मैंने, वही नरबली है। फिर आता है डलहौजी। डलहौजी कब से कब तक था डलहौजी? 48 से 56। 1857 के संग्राम से एक साल पहले और 8 साल तक रहा डलहौजी, 48 से 56। इसका जानते हैं सबसे पहले किसके लिए जाना जाता है इसको? राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति को ही हम लोग कहते हैं क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या बोलते हैं इसको? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी को हम बोलते हैं व्यपगत का सिद्धांत। क्या इसमें लेकर के आया था कि जिन भारतीय राजाओं की अपनी औलादे नहीं है, वो सब किसके अधीन हो जाएंगे? वो सब ब्रिटिश शासन के अधीन हो जाएंगे, उनकी देखरेख हम करेंगे। शांतिपूर्ण विलय की नीति भी इसी को कहते हैं, शांतिपूर्ण विलय की नीति। ठीक है। तो किसकी थी ये? डलहौजी की। और इसके द्वारा क्या हुआ था, याद रख लेना, सबसे पहले सतारा, सबसे पहले सतारा को कब्जा है। कमेंट सेक्शन में बताओ सतारा कहां पड़ता है? 1848 में, जब ये बन करके आया ना आपका। और सॉरी एक चीज मैं मिस कर गया था शायद, ये वायसराय है, तो शायद मैंने एक चीज नहीं लिखवाई, मुझे ध्यान आया अभी। बेंटिक में क्या मैंने लिखवा दिया था, वो वायसराय था, तो उस चीज को ऐड कर लेना, मैंने हालांकि कल बता दिया था आपको। तो पहला वायसराय ऐड कर लेना भैया उसमें, है ना। बेंटिक मैंने बताया था ना कल ही, 1833 के अधिनियम से कौन बना था? वो पहला गवर्नर। तो 1828 से 33 तक वो आपका कौन था? गवर्नर जनरल था। लेकिन 33 से 35 तक वो क्या रहा? वायसराय रहा था, वायसराय रहा था। तो सबसे पहले सतारा 1848 में, जैतपुर संभलपुर, जैतपुर संभलपुर 1849 में, 1849 में, उदयपुर
1852 झांसी, झांसी की रानी, क्योंकि मैंने बता दिया था आपको इनके भी पुत्र नहीं था। 1853 नागपुर, 1854 और अवध 1856। अवध में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अवध में तो संतान वंतान सब थी। अवध पर लगा दिया आरोप कुशासन का, बड़ा खतरनाक था ये। दो डॉक्टरों की हत्या हो गई थी सिक्किम में, सिक्किम को इसी चीज के लिए मिला लिया था डलहौजी ने कि यहाँ अंग्रेज डॉक्टरों की हत्या हो गई। अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके, अवध के यहाँ नवाब थे ना वाजिद अली शाह, कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन मतलब बुरा शासन का आरोप लगाकर। और ये बुरे शासन के लिए बहाना किसका लिया था, इसने बताया था, ये रिपोर्ट दी थी आउट्रम ने कि यहाँ अवध में कुशासन है, अच्छा शासन नहीं चल रहा है। आउट्रम की रिपोर्ट पर, इसकी रिपोर्ट पर, आउट्रम की रिपोर्ट पर अवध को मिला लिया था। क्या लगा दिया था, कुशासन का आरोप लगा करके। डलहौजी सबसे प्रमुख सिद्धांत है ये, कोई दिक्कत? और किस चीज के लिए जाना जाएगा इसको, रेलवे का जनक बोलेंगे, किसका? रेलवे का जनक कौन है? रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। कब चली थी पहली रेल? 16 अप्रैल 1853 को चली पहली रेल। कितनी दूरी थी इसकी भैया, क्या बोलोगे, कितनी दूरी थी? कितनी दूरी थी बताओगे एक बार? 34 किलोमीटर। कहाँ? मुंबई से थाने। बेटा 1975 वो आधुनिक सिक्किम है, मैं बोल रहा हूँ सिक्किम क्षेत्र को, सिक्किम क्षेत्र को इसने मिलाया था। वो सिक्किम तो 36वें संशोधन से 1975 में मिला है। आधुनिक सिक्किम, मैं बोलूँ सिक्किम क्षेत्र को। बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। क्या बोलोगे, मुंबई से थाने, तो रेलवे का जनक इसको बोलते हैं। डाकघर अधिनियम इसी के टाइम पर आया था। डाकघर अधिनियम 1854 इसके टाइम पर, डलहौजी के टाइम पर आया। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई? शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई थी? इसी ने घोषणा की। सेकंड आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेजों का सिखों से युद्ध, पहले के तहत तो इन्होंने लाहौर की संधि की थी, सॉरी, सेकंड आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। इसके तहत बाद में इन्होंने फाइनली पंजाब को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और यहीं जो रणजीत सिंह है उसका बेटा था दिलीप, तो उनके द्वारा क्या किया गया था, जो आपका कोहिनूर हीरा था ये यहां भेजा गया था महारानी विक्टोरिया के पास में। जब इन्होंने इसका पंजाब का विलय कर लिया, संधि की, तो उस संधि के तहत वो शर्तें थी किसकी, कोहिनूर हीरे की, जिसको इन्होंने, हाँ बिल्कुल नीलू सिंह एकदम ठीक लिख रहे हैं, अमित नेहरवार। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, देखो एक कह रहा है कि फिजिक्स की क्लास, क्लास कौन सी ले, ऐप से या यूट्यूब से? एप्लीकेशन वाली क्लास लो यार, हैं ये भी कोई पूछने की बात है? कोहिनूर हीरा, सेकंड आंग्ल सिख युद्ध के बाद में, कोई दिक्कत?
रेलवे में उस समय ग्रुप डी की नौकरी भी थी, होती थी क्या? नहीं बेटा, डलहौजी उस टाइम पे जो रेलवे कबाड़ा वबाड़ा खुद डलहौजी अपने सिर पर ढोता था। कर्मचारी नहीं थे, सारा काम खुद, ये लोहा वोहा ढोने का काम खुद ही करता था डलहौजी अकेले ही। धक्का भी यही मारता था, रेल में खींच के ले जाता था उसको। और ऑयल की जगह उसमें रेल में फूक मार के चलाता था ये, फूक मार मार के। बड़ा तगड़ा लॉजिक है तुम्हारा। देखा क्या कह रहा, कह रहा ग्रुप डी की नौकरी होती थी उस टाइम पे। चलो, सेकंड आंगल सिख युद्ध इसी के टाइम पे हुआ। विद्युत तार सेवा की शुरुआत, तार सेवा डलहौजी के टाइम पे 54 में। पीडब्ल्यूडी की स्थापना, पीडब्ल्यूडी से मतलब होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। देखते हो कभी सड़कों पर या मेट्रो के पुल बनते कि पीडब्ल्यूडी बना रही है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना। फिफ्टी फोर। चलो भाई, वुड का डिस्पैच, वुड डिस्पैच 1854। इसी को बोलते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब भारत की जो शैक्षणिक सुधारों के लिए आया था, शिक्षा के सुधारों के लिए आया था, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं। और इसके द्वारा क्या किया गया था पता है? वुड डिस्पैच को क्यों लाया गया? एक था आपका मैकाले का टपकन सिद्धांत। मैकाले मैंने बताया था, अंग्रेजी थोपी इसने भारत पर। और मैकाले का टपकन सिद्धांत जो था, इसको खत्म करके, क्योंकि मैकाले का टपकन सिद्धांत का मतलब था, मैकाले का कहना था कि सबको अंग्रेजी मत सिखाओ भारतीयों को, जो मीडियम क्लास है उसको अंग्रेजी सिखा दो, वो अपने आप बाकी लोगों को ट्रेंड करेंगे, है ना। तो सबको अंग्रेजी के लिए नहीं सिखाने के लिए उसने बोला था। इसी को बोलते मैकाले का टपकन सिद्धांत। तो टपकन सिद्धांत अच्छे से काम नहीं कर पाया। अंग्रेजों को फिर लगता है कि भाई कमेटी ने रिपोर्ट दी कि भाई सबको एजुकेट करना जरूरी है, तभी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो पाएगा। तो टपकन सिद्धांत को रद्द किया गया था। रद्द करके तब आया था आपका वुड डिस्पैच 1854, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसको हम कहते हैं। और एक अंतिम पंक्ति, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को ड्राफ्ट किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को ड्राफ्ट, जो विधवा औरतें हैं उनका फिर से विवाह हो, तो इसके लिए ड्राफ्ट लाने की बात हुई। सिर्फ ड्राफ्ट आया, ड्राफ्ट मतलब एक मसौदा तैयार हुआ, प्रारूप तैयार हुआ। आएगा किसके टाइम पे? कैनिंग के टाइम पे, 1856 में। तो ड्राफ्ट किया है, सिर्फ आया नहीं है। अभी बोल दो आया। तो ये किसके प्रयासों से किया जा रहा था? क्योंकि इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे भारत में कौन व्यक्ति? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जब भारतीय पुनर्जागरण में आपको पढ़ाऊंगा तब उस समय बताऊंगा मैं आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी का क्या योगदान है। ओके, ठीक है। इसको देखो भाई, लोकेश को, इसे कोर्स डिसेबल करो इसका। नहीं बन रही है अखिलेश की सरकार। भाई तुम देखते नहीं हो क्या इनको? तुम चैटिंग वेटिंग में लगे रहते दिखे हो भाई। फोटो खींचने की क्या जरूरत है? बिलो फोटो क्यों खींच रहा? फटाक कोर्स डिसेबल करो, सीधे बात खत्म। और भी है कोई राजनेता? मैंने बोला फोकस इधर बोर्ड पर होना चाहिए। और बताओ कोई हो तो। हम्म। हिस्ट्री क्लास भैया अभी लग जाएंगे 10-12 क्लास, 10-12 क्लास लग जाएंगे भैया। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ओके।
बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ से आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद में कौन आएगा आपका? कैनिंग, कैनिंग के बाद मेयो। ऐसे ही हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और बच्चे रोज की जो पीडीएफ है ना, एटलीस्ट 5 मिनट पहले पढ़ लिया करो दिन में, तब सोना है। सोने से जाने से पहले देखा करो दिन का सब कुछ रेडी है या नहीं है, तभी सोना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।